हम लोग कर रहे थे एवोल्यूशन के PYQs, तो उसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन, गिव वन करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड वन करेक्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, तो कन्वर्जेंट का एक करेक्ट एग्जांपल ढूंढना है और डाइवर्जेंट का एक करेक्ट एग्जांपल ढूंढना है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। हाँ, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ठीक है। बोन ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रेट, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया ना। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये होमोलॉजी का एग्जांपल है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये भी एनालॉजी का एग्जांपल है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स एनालॉजी का एग्जांपल है, ये भी एनालॉजी का एग्जांपल है। और थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया कुकुरबिटा, ये एनालॉजी, ये सब, ये तीनों होमोलॉजी। तो पहले ही ऑप्शन में तीनों दोनों अपने अपने जगह पे, कन्वर्जेंट का एग्जांपल उसके नीचे ठीक है, डाइवर्जेंट का एग्जांपल उसके नीचे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज ब्रॉट फोर्थ बाय, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज ब्रॉट फोर्थ बाय जॉर्ज मेंडल। नहीं, जॉर्ज मेंडल है क्या? नहीं, जॉर्ज मेंडल ने पाइजम सैटिवम के ऊपर काम किया, बट उसने जेनेटिक्स वाला चैप्टर इंट्रोड्यूस किया ना, उसने म्यूटेशन बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया यहाँ पे। फिर ह्यूगो डी प्राइस ने बोला है क्या? हाँ, ह्यूगो डी प्राइस ने बोला है म्यूटेशन के बारे में। वार्डन हाइंसबर्ग ने इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिया था, उसके ऊपर नहीं। चार्ल्स डार्विन ने भी म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट इज डार्विन फिंचेस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, डार्विन फिंचेस इज अ एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। पेरिपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरिपैटस इज अ कनेक्टिंग, अगर अभी ये पुराना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का होता नहीं है ये, बट ये नॉलेज के ऊपर है। अगर आपको पता है तो आप +4 मार्क्स ले लोगे। एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? आपका पेरिपैटस। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ पेपर्ड मॉथ ब्रिस्टन बिगेलेरिया, द ब्लैक कलर्ड form became dominant over light colored form in the England during industrial evolution due to, ये तो स्टेटमेंट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या एग्जांपल है? अपीयरेंस ऑफ डार्कर कलर्ड मॉथ इंडिविजुअल ड्यू टू वेरी पुअर लाइटनिंग। फिर प्रोटेक्टिव मिमिक्री, इनहेरिटेंस ऑफ डार्क कलर कैरेक्टर्स acquired ड्यू टू द डार्कर एनवायरमेंट, नेचुरल सिलेक्शन वेरिंग डार्कर फॉर्म्स वे सिलेक्टेड। इट्स अ एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के सिलेक्शन का ये है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट, विच वन आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट, ओके, which of the following scientist name is correctly matched with the theory put forth by him? वीजमैन ने क्या बोला था? जर्म प्लाज्म कंटिन्यूटी। ओके, पास्चर ने बोला था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, नहीं। ह्यूगो डी, पास्चर ने तो उसको डिसअप्रूव किया था, तो ये नहीं आएगा। ह्यूगो डी वाइस ने नेचुरल सिलेक्शन, नहीं। मेंडल ने थियोरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये भी नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन वीजमैन्स थियोरी ऑफ जर्म प्लाज्म कंटिन्यूटी। और ये कौन से साल में पूछा गया? ये पूछा गया है आपको 2008 में। बहुत पुराना क्वेश्चन है, नॉट ऑफ एनसीईआरटी, बट वीजमैन का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। वीजमैन ने क्या बोला था? वीजमैन ने 22 जनरेशन तक आपका देखो, पहले आपका आया था कि थियोरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये था आपका पहले का थियोरी, जो कि लमार्किज्म के ऊपर बेस्ड था। मतलब जो भी हम लोग समझो, हम लोग बॉडी बिल्ड करके बॉडी बना लेंगे, तो हमारा जो प्रोजेनी होगा आगे का, तो उसके पास भी बॉडी अपने आप रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लमार्किज्म, जिसका बेसिक एग्जांपल था आपका जिराफ। ओके, इसको डिसअप्रूव करने के लिए वीजमैन ने क्या किया? एक माइस लिया, उसका टेल कट कर दिया उसका। ओके, टेल कट कर दिया। तो उसने क्या बोला, अगर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू है, तो उसका जो माइस का जो बच्चा होगा उसके पास टेल नहीं आना चाहिए। ओके, तो उसने ऐसे ही करके 21st जनरेशन मतलब 21 जनरेशन तक वो टेल कट करता गया, फिर उनको मेटिंग कराया, फिर उनके प्रोजेनी हुए। तो 21st जनरेशन के बाद भी जो माइस था, और वो जो फर्स्ट माइस था, उसका साइज़, टेल का साइज़ जितना था, इसका भी 21st जनरेशन के बाद जो 22nd जनरेशन था, उसके भी माइस के टेल का साइज़ उतना ही था। तो उस वजह से उसने थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर, थियोरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब डिसअप्रूव कर दिया विद प्रूफ। ओके, और उसने क्या बोला कि कोई भी चेंजेस फिजिकल बॉडी में कोई चेंज होगा तो वो इनहेरिट नहीं होता है, अगर कोई चेंज जर्म प्लाज्म में होगा तो वो इनहेरिट होगा। समझो हम लोग ने बॉडी बना भी लिया, तो हम लोग के बच्चे के अंदर वो बॉडी पहले से नहीं आएगा। कोई भी अगर चेंज, समझो हमारे जीन में कोई भी चेंज हुआ एट द लेवल ऑफ जर्म प्लाज्म में कुछ चेंज हुआ, तो वो जाके कंटिन्यू होता है विदाउट एनी चेंजेस। और जो अपने टेल काटने की बात की है, या बॉडी बनाने की बात की है, या जैसे कि हम लोग पियर्सिंग कराते हैं, फीमेल्स में पियर्सिंग कराते हैं, तो फीमेल्स के जो बच्चे होते हैं उनके कान में पियर्सिंग तो होता नहीं है ना, तो फिजिकल चीज़ें हैं, तो फिजिकल चीज़ें कंटिन्यू नहीं होते हैं। जर्म प्लाज्म में कोई चेंज हुआ तो वो कंटिन्यू होता है।
तो ये था वीजमैन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, वो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको शॉर्ट में। नेक्स्ट इज डार्विनिज्म फ्रिंजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एडाप्टिव रेडिएशन, जो कि हम लोग ने पहले भी किया है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, क्योंकि ये दोनों ही एक्साइल से आते हैं। ये थॉर्न है, ये टेंड्रिल है, दोनों का काम अलग अलग है बट सेम ओरिजिन है, इसीलिए होमोलॉजी ऑर्गन। या तो इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन रहता तो वो भी हम लोग टिक कर लेते थे। ओके, which of the following pair of item correctly belongs to the category of organs mentioned against it? Okay, देखते हैं। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एनालॉगस है क्या? नहीं, इट इज होमोलोगस, तो ये करेक्ट नहीं है। निटिकेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ एंड ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन आई वेस्टिजियल ऑर्गन, देखो निटिकेटिंग मेम्ब्रेन और ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। ब्लाइंड स्पॉट आपका वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? देखो आई आपका, अगर आपने सेंसरी ऑर्गन्स पढ़े रहेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, तो ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स लीव द प्लेस वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहाँ पे रॉड सेल्स कॉन सेल्स कुछ भी नहीं है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट वेस्टिजियल है क्या? नहीं, वो तो चाहिए। अगर ऑप्टिक नर्व आई से लीव करेगा ही नहीं तो ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुंचेगा? नेक्स्ट इज नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच दोनों ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रो आर होमोलोगस ऑर्गन। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रो, देखो विंग्स ऑफ क्रो तो ठीक है बट हनी बी ये होमोलोगस नहीं, ये एनालॉगस आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से अब तक का ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा है। तीनों दो सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब उसमें क्या बोला है, जो भी मेंशन किया है उसके आगे जो भी ये एग्जांपल्स दिए वो ट्रू होना चाहिए। तो नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी विल द करेक्ट आंसर। नाउ which of the following is incorrect about the characteristic of protobions, conservates and microspheres as originated in biogenic origin of life? देखो प्रोटोबायंस का क्या इनकरेक्ट है प्रोटोबायंस की तरफ से? दे आर रिप्रोड्यूसेबल, यही इनकरेक्ट हो गया। दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, यही गलत हो गया। दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके ओके, देखते हैं। देखो दे आर रिप्रोड्यूसेबल, ये है प्रोटोबायंस आर रिप्रोड्यूसेबल, ये ट्रू है। मैं भी थोड़ा डाउट में, दे आर नॉट रिप्रोड्यूस, दे आर रिप्रोड्यूसेबल, दे आर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सराउंडिंग, दे आर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, दे आर मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट। ये तीनों ही तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये तीनों करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी आंसर। अगेन ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि आप देख नहीं सकते हो यहाँ पे एनसीईआरटी मार्कर नहीं दिया है यहाँ पे। When two species of different genealogy come to resemble each other as a result of adaptation, this phenomena is known as। दो डिफरेंट स्पीशीज अडेप्ट होके एक बन जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर इज नो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ एनिमल्स। फिर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, नहीं, एनिमल सेल्स सारे के सारे टोटिपोटेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। देखो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी नहीं, फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी, ऐसा है। तो फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी ये है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है, स्टेम सेल्स आपके नॉर्मल सेल्स है, खाली उनके पास टोटिपोटेंसी पावर है। बाकी करेक्ट कौन सा है? देयर इज नो एविडेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस मैमल्स। मैमल्स में जो एम्ब्रायो बनता है उसके अंदर गिल्स नहीं देखा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। The concept of chemical evolution is based on interaction of water, air and clay under intense heat, effect of solar radiation on chemical, possible origin of life of combination of chemical under suitable environmental condition। ये हो जाएगा possible origin of life due to combination of chemicals due to certain environment। जैसे कि आपने मिलर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, यूरी मिलर ने कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि मीथेन, H2 और आपका वाटर और अमोनिया, ये सब के कारण और आपका 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के कारण, रिड्यूसिंग टेम्परेचर होने के कारण इनके अंदर रिएक्शन हो के आगे जाके आपका एक ऑर्गेनिज्म बना। ओके, सेल बना, सेल से फिर ऑर्गेनिज्म बने। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द फ्रिंजेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ इन द फेवर ऑफ। Fringes of Galapagos Island evolution due to mutation, retrogress evolution, biogeographical evolution, special creation। special creation तो आप काट ही दो। evolution due to mutation, mutation से हुआ था क्या Galapagos Islands में? फ्रिंजेस का जो म्यूटेशन हुआ था, क्या हुआ था? देखो फ्रिंजेस का स्टोरी बताऊँ अगर मैं, देखो बहुत सारे फ्रिंजेस आ गए। मैंने क्या बोला था, फ्रिंजेस के पास अगर फूड सप्लाई कम है तो अलग अलग डायरेक्शन में जाके फूड ढूंढेंगे।
फिर जिसको जो फूड मिला वो उसके हिसाब से अडाप्ट करने लग गया। समझो कोई फिंच इधर गया, उसको इधर इंसेक्ट्स थे तो वो इंसेक्टिवोरस हो गए, इधर फ्रूट्स थे वो फ्रूटीवोरस हो गए, यहाँ पे सीड्स थे वो सीडीवोरस हो गए। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये जो ट्रीज खा के बड़े हो गए। तो फिंचेस का डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएशन हो गया। तो ये ड्यू टू बायो जियोग्राफिकल, जियोग्राफी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी अलग था। ज्योग्राफी मतलब क्या, एक प्लेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे ज्योग्राफी अलग था, यहाँ पे ज्योग्राफी अलग था, और यहाँ पे भी आपका ज्योग्राफी अलग था। तो ड्यू टू बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड डिफरेंट हो गए, सीड ईटिंग, इंसेक्ट ईटिंग, अलग अलग ईटिंग हो गए। तो इट इज़ ड्यू टू बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। तो 41 का क्या आ जाएगा, C1। ओके, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लैटिपस एंड कैंगरू। देखते हैं पैरट, प्लैटिपस और कैंगरू के बीच में क्या कॉमन है। टूथलेस जॉ, फिर फंक्शनल पोस्ट एंड टेल, ओविपैरिटी, होम्योथर्मी। इन तीनों में से क्या कॉमन। देखो अगेन दिस इज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फॉर अभी के लिए आप देखोगे तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा होम्योथर्मी, क्योंकि तीनों ही है, ये मैमल है और ये पैरट एक बर्ड है, तीनों के पास होम्योथर्मी है। टूथलेस जॉ नहीं है, इसके पास टूथलेस जॉ है बट इन दोनों के पास टूथ है। फिर पोस्ट एनल टेल, इसके पास टेल है, इसके पास इतना फंक्शनल पोस्ट एनल टेल नहीं है। ओविपैरिटी नहीं, कैंगरू डायरेक्टली एनिमल को ये देता है। देखो पैरट अंडा देगा, प्लैटिपस मैमल होने के बाद भी अंडा देगा, ये एक्सेप्शन है, प्लैटिपस इज एन एक्सेप्शन। प्लैटिपस मैमल है बट इट गिव्स एग लेइंग मैमल है। ओके, और कैंगरू डायरेक्ट बर्थ देता है, वो भी पैरस है। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, होम्योथर्मी, मतलब होम्योस्टैसिस मेंटेन करने का उनके पास, तीनों के पास क्षमता है। व्हाट इज कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क। तीनों के पास क्या कॉमन है, थिक सबक्यूटेनियस फैट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, होम्योथर्मी, सीजनल माइग्रेशन। तीनों के पास क्या कॉमन है यहाँ पे, आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से कॉमन है। ओके, देखो व्हेल, सील और शार्क तीनों ही पानी में रह रहे हैं। ओके, तीनों ही पानी में रह रहे हैं या वाटर में लिविंग क्रीचर्स इन वाटर है। बट व्हेल आपका मैमल है, सील भी आपका मैमल है, शार्क आपका फिश है। तो तीनों ही अलग अलग डिवीजन से एक ही इसमें अडाप्ट हो गया है ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल चेंजेस। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, industrial melanism is observed in peppered moth, proves that melanic form of moth has no selective advantage over the lighter moth have no selective advantage of population in either in polluted or non-polluted. Melanism is pollution generated feature. True black melanic moth arise by recurring random mutation. तो यहाँ पे देखा जाए तो अगेन दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बट इसका आंसर हो जाएगा डी की ट्रू मेलानिक मॉथ इज फॉर्म बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। ओके, नाउ एडाप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। नहीं, एडाप्टिव रेडिएशन इसको वेट पढ़ते, बाकी सब ऑप्शन पे पढ़ लेते पहले, हो सकता है ये, देखते हैं। माइग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्पीशीज टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, नहीं, देखते हैं। Power of adaptation in an individual to variety of environments, adaptation due to geographical isolation। देखते हैं यहाँ पे 45th का आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो evolution of different species from common ancestor would be the appropriate। ये geographical areas में जाना, ये adaptive radiation नहीं हो सकता, ये divergent evolution हो सकता है, divergent evolution। ओके, देखो आपको यहाँ पे दो डेफिनेशन से दो चीज़ों का फर्क दिख गया। देखो वापस एक बार इसको देखते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है, एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन क्या है, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज बनना, उसको बोलते हैं स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, स्पीशीज 4 फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर से बनना, उसको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, जब भी एक मेंबर के स्पीशीज, मतलब समझो एक पॉपुलेशन है, ओके पॉपुलेशन, इसके कुछ स्पीशीज माइग्रेट करके एरिया नंबर 1 में रह गए, कुछ एरिया नंबर 2 में रह गए, कुछ एरिया नंबर 3 में रह गए, ऐसे करके चारों जगह फैल गए, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन मार्क करूंगा मैं, अगर मुझे रिवाइज करना है एग्जाम के टाइम पे। दोनों के बीच का अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो आपको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ओके, माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन इज प्रिवेंटिंग स्पीशिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नो चेंज इन आइसोलेटेड फॉना। अगेन दिस इज एन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन।
देखो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि स्पीशीज़ का डेफिनेशन क्या है। अर्नस्ट मेयर ने जो स्पीशीज़ का डेफिनेशन दिया था वो क्या है। स्पीशीज़ आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस इंडिविजुअली। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन फ्रीली रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स। फर्टाइल इंडिविजुअल का मतलब क्या है? मतलब वो इंडिविजुअल जो पैदा हुआ है वो आगे जाके अपने बच्चे कर सकता है, फर्टाइल इंडिविजुअल्स। तो स्पीशीज़ का डेफिनेशन ये है। अभी हम लोग ने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ लिविंग स्पीशीज़ थे यहाँ पे, अभी हम लोग ने यहाँ पे जोग्राफिकल कुछ बैरियर डाल दिया, तो स्पीशीज़ आधे आधे में बन गए, स्पीशीज़ 1 2 ग्रुप्स में बन गए। क्योंकि ये बैरियर आ गया तो इन लोग यहाँ से यहाँ जा नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। स्पीशीज़ का आंसर क्या है? स्पीशीज़ का डेफिनेशन में है कि फ्रीली रिप्रोड्यूसेबल हो सकते हैं, तो ये दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितने ए वाले पार्ट में और बी वाले पार्ट में हम लोग बांध लेते हैं, तो यहाँ पे जितने ए वाले ग्रुप में जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ के मेंबर्स बच गए, तो ये आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और बी वाले मेंबर्स आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ओवर द टाइम ये दोनों रिप्रोड्यूस कर करके इतने डिफरेंट हो जाएंगे कि यहाँ पे ये स्पीशीज़ 1 बन जाएगा और यहाँ पे ये स्पीशीज़ 2 बन जाएगा, ये स्पीशीज़ 1 बन जाएगा और ये स्पीशीज़ 2 बन जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीशिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो हम लोग ने क्या किया, इनको ऐसे आइसोलेट कर दिया जोग्राफिकल बैरियर डाल के, ताकि ये आपस में रिप्रोड्यूस ना कर पाए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक स्पीशीज़ था उसमें से हमें 2 स्पीशीज़ मिल गए, तो ये हो गया स्पीशिएशन, मतलब स्पीशीज़ क्रिएट किया हम लोग ने वाया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है टू क्रिएट न्यू स्पीशीज़। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड वाज नॉट फाउंड इन द सिंथेसिस ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। कौन से ऐसे अमाइनो एसिड है जो फाउंड नहीं हुआ था इन द सिंथेसिस ऑफ मिलर्स एसिड? तो उसमें आपको ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला था, बाकी एस्पार्टिक, एलानिन, ग्लाइसिन, ये सब। देखो ग्लाइसिन इज अ सिंपल अमाइनो एसिड, उसके बाद एलानिन और एस्पार्टिक एसिड मिला था, बट ग्लूटामिक एसिड आपको नहीं मिला था। अगेन दिस इज नॉट एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट अगर आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाइलोजेनी। ये हम लोग ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ एनालॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स ओनली, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है उसका हमें कैसे पता चलता है कि हमारा एवोल्यूशन होके हमारा जो अभी स्पीशीज़ का अभी का प्रेजेंट टाइम है वो कैसे पता चला है कि एवोल्यूशन होके बना है। तो हम देखेंगे अगर होमोलोगस ऑर्गन और वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो हमें पता चलेगा कि हमारा स्पीशिएशन हुआ है फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म जो अभी प्रेजेंट टाइम के ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो हमें ऐसे पता चलेगा। कैसे? देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे हैं हमारे पास, जो कि हमारा अपेंडिक्स है वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारा हेयर्स है ऑल ओवर द बॉडी। हमारा हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी क्यों है? क्योंकि हमारा जो पूर्वज थे वो चिंपैंजीज थे, तो हमें पता चलता है कि चिंपैंजी से इवॉल्व होकर हम लोग अभी के ह्यूमंस बने हैं। तो हमें उस तरीके से पता चलता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का एविडेंस क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन एंड आपका होमोलोगस ऑर्गन्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनिमल्स हैव द इनेट एबिलिटी टू एस्केप द प्रेडेटर। ओके, तो इसमें से एग्जांपल्स दिए गए, उसमें से हमें इनकरेक्ट एग्जांपल ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कलर चेंज ऑफ कमेलियन, हाँ ये ट्रू है। एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी साइज इन पफर फिश, ये भी ट्रू है। पॉइजनस फैंग्स इन स्नेक्स, ये ट्रू नहीं है। मेलेनिज्म इन मॉथ, ये भी ट्रू है। पॉइजनस फैंग इन स्नेक क्या है, ये तो खुद ही प्रेडेटर है, तो ये क्या प्रेडेशन से भागेगा, ये खुद प्रेडेटर। पॉइजनस फैंग्स आर अवेलेबल प्रेडेशन करने के लिए, पॉइजनस फैंग्स अवेलेबल है, ना कि प्रेडेटर से भागने के लिए। तो ये वापस अगेन बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो यू कैन लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट सिम्पलेट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये केमिकल एवोल्यूशन से आता है। लार्वा कुड, तो हम लोग ये इसका मतलब है कि केमिकल एवोल्यूशन। अभी इसके अंदर ऑप्शंस क्या दिया है वो अभी हम लोग देखते हैं। लार्वा कुड अपीयर इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, microbes did not appear in stored meat, microbes appeared from unsterilized organic matter, meat was not spoiled but when heated and kept sealed in a vessel। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, which of the following experiment suggests that the simplest living organism could not have originated spontaneously from non-living, could not have originated ना। तो इसका जो थियरी आया था इसको डिसअप्रूव करने के लिए वो केमिकल थियरी आया था, केमिकल जेनेसिस। तो इसने क्या बोला है कि नॉट ओरिजिनेटेड है, इसका प्रूफ क्या है, तो हमें प्रूफ ढूंढना ही नीचे। तो ऑप्शन में प्रूफ दिया है, तो क्या प्रूफ है, जब भी हम लोग ने मीट खराब नहीं हुआ कब, जब हम लोग ने हीट किया और उसको सील करके रख दिया। क्योंकि ये हीट और सील करने के बाद अगर हम लोग ने रख दिया तो मीट खराब हो गया। अगर समझो क्या बोला है इन लोगों ने, अभी इफ वी हीट एंड सील द मीट, अगर हम लोग ने हीट और सील कर दिया मीट को, तो यहाँ पे माइक्रोब्स अगर आ गए, माइक्रोब्स अगर प्रेजेंट पाए गए, तो हम बोलेंगे कि हाँ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक मैटर लाइफ जनरेट हो गया।
बट ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है मतलब स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनिक मैटर से कोई भी लाइफ जनरेट नहीं होता है, तो उसका प्रूफ क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द प्रूफ। ओके, नेक्स्ट इज which of the following phenomena supports Darwin's concept of natural selection in organic evolution? Development of transgenic animal, the production of Dolly the sheep by cloning, prevalence of pesticide resistance insects, development of organ from stem cell of organ transplantation. तो इसने क्या बोला है? ऐसा कौन सा नेचुरल एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है जो डार्विन कंसेप्ट को प्रूफ मतलब सपोर्ट करता है? तो देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग ने डेवलप किया है, ना कि नेचर ने, तो ये नहीं आएगा। फिर डॉली शिप को भी हम लोग ने बनाया, ना कि नेचर ने, तो ये भी नहीं आएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम स्टेम सेल, ये भी हम लोग का ही काम है, नेचर का कुछ काम नहीं। नेचर क्या काम है इसका? प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट्स क्या है? देखो, अभी बोलोगे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट भी हम लोग ने बनाया, बट ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, जब ये एक इंसेक्ट है, इसके पास समझो हम लोग बोल रहे हैं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, बट वो इनएक्टिव है। क्योंकि इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि अब तक उसके पास उसका एम्पिसिलिन के साथ इंट्रैक्शन नहीं हुआ है। जब भी हम लोग इस इंसेक्ट पे एम्पिसिलिन जीन डाल देंगे, सर आपका एम्पिसिलिन ये डाल देंगे एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालने के बाद अगर ये इंसेक्ट बच गया, इंसेक्ट प्रेजेंट पाया गया आपका कल्चर में, तो आप बोलोगे कि बचा कैसे? तो ये बचा क्यों? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था पहले से, जो कि उसके पास नेचुरली था। तो ये क्या है? प्रीवेलेंस, मतलब उसके पास पहले ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, इसलिए हम लोग ने एम्पिसिलिन डाला तो हमें पता चला कि अच्छा ये बच गया एम्पिसिलिन से, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस जीन, अभी तो मैंने एम्पिसिलिन का नाम लिया, ये तो एंटीबायोटिक है, बट अगर ऐसा कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर पेस्टिसाइड डाला फिर भी वो नहीं मरा, तो हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, फिर पता चलेगा कि हमें उसके पास वो पेस्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। तो वो प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस insect is an example of natural selection which supports Darwin's theory. Okay, moving on. Usually, imprints from a plate with complete medium and carrying bacterial colonies, you can select the step. Wait. वापस पढ़ते, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली। तो क्या बोला है? Using imprints from a plate with complete medium and carrying bacterial colonies, you can select streptomycin-resistant mutants and prove that such mutation do not originate from adaptation. These imprints need to be used for, देखो अगेन इट इज़ अ वेरी बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बट देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप एक प्लेट से इम्प्रिंट्स उठा रहे हो, फिर उसको बैक्टीरियल कॉलोनी में ग्रो करोगे, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन सिलेक्ट हो जाएगा तो आप प्रूव करोगे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये आपका देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसके ऊपर लॉजिक लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, तो इसको छोड़ दो। ओके, ह्यूगो डी व्राइस गिव द म्यूटेशन थ्योरी वर्किंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ही वर्कड ऑन पाइजम सैटिमम नहीं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नहीं, ये ओरिएंथेना लैमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोस के ऊपर काम किया था, इवनिंग प्राइमरोस के ऊपर नहीं, ओरिएंथेना लैमार्कियाना ये फ्लावर के ऊपर काम किया था उसने, तो उस वजह से उसने म्यूटेशन थ्योरी आपका दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ तक अभी हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाले में।